हेलो एवरीवन। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सैम्पलिंग लेक्चर के सीक्वेंस में ये तीसरा पार्ट है जिसमें सैम्पलिंग प्रोसेस को सर्किट के थ्रू कैसे करना है ये हम डिस्कस करेंगे। सैम्पलिंग ऑफ इनपुट सिग्नल xt can be obtained by multiplying xt with an impulse train del t of period ts. This is the signal. This box इस बॉक्स में ये जो वेव फॉर्म दिख रहा है, जो साइनोसॉइडल वेव या कोसाइन वेव जो दिखाई दे रहा है, इसका हमको सैम्पलिंग करना है। हम किसके जरिए सैम्पलिंग करेंगे? उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है मल्टीप्लायर। यहाँ इस बॉक्स में ये मल्टीप्लायर सर्किट है जो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। मल्टीप्लायर सर्किट मीन्स इसमें जो भी इनपुट आएंगे उसका प्रोडक्ट हमको आउटपुट में मिलेगा। तो इस मल्टीप्लायर के दो इनपुट्स हैं। पहला इनपुट है xt जिसको सैम्पलिंग करना है, जिसके सैंपल्स बनाने हैं, और दूसरा इनपुट है डेल्टा फंक्शन। डेल्टा फंक्शन को इस तरीके से डेल टी से शो किया जाता है और प्रैक्टिकली इसका जो वेव फॉर्म है, दिस इज द del function. This one is the del function. अब अगर डेल्टा फंक्शन को ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये जो एरो मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, these are known as impulses. इम्पल्स किसको बोलते हैं? जो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसका वैल्यू मिलेगा और उसके अलावा किसी और इंस्टेंट पर उसकी वैल्यू 0 होती है। जैसे यहाँ ts टाइम, 2ts टाइम, 3ts टाइम, या नेगेटिव में देखें तो -ts टाइम, -2ts टाइम, इन ts पॉइंट्स पर, इंस्टेंट्स पर ही हमें क्या मिल रहा है? वैल्यूज मिल रही हैं। और इस वैल्यू को इस तरीके से, इम्पल्स को हमेशा एरो मार्क से डिनोट किया जाता है। ts पर एक इम्पल्स मिला, 2ts पर एक इम्पल्स मिला, 3ts पर एक इम्पल्स मिला। ठीक है, तो दिस इज द सीरीज ऑफ इम्पल्सेस और इसका टाइम पीरियड क्या है? ts। 0 इंस्टेंट से यहाँ ts पर पहला, फिर ts से दूसरा कब मिलेगा? 2ts पर। तो 2ts माइनस ts माने दोनों के बीच का टाइम गैप क्या है? टाइम पीरियड क्या है? ts है। ठीक है, तो यहाँ पर दो इनपुट सिग्नल हो गया। पहला इनपुट सिग्नल है xt जो कि इस डायग्राम में एक साइनोसॉइडल वेव है, और दूसरा इनपुट है डेल्टा टी। डेल्टा टी को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स सिग्नल या इम्पल्स ट्रेन। मीन्स ये ts, 2ts, 3ts, 4ts, इस तरीके से ये ts ड्यूरेशन पर, हर अगले ts ड्यूरेशन पर ये क्या देगा? एक एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करेगा। तो जब इन दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है मल्टीप्लायर सर्किटरी के जरिए, तो जो आउटपुट हमें मिलेगा वो है yt, दैट इज द आउटपुट सिग्नल। दिस इज द आउटपुट सिग्नल, दिस वन इज द आउटपुट सिग्नल। अब क्या फर्क पड़ा? यहाँ पर ये जो एरो मार्क बने हुए, दिस वन, ये आपके टाइम इंस्टेंट को बता रहे हैं। ये ts टाइम पर है, ये 2ts टाइम पर है। ठीक है, तो अब जब ये xt, when this xt is multiplied through the del t function, in general ये एम्पलीट्यूड जो है 1 होता है, हाई वैल्यू होता है। तो अगर ये दोनों को हम एग्जैक्टली मैच कराएं, अगर ये दोनों का 0 एक्सिस एग्जैक्टली मैच हो, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस, एग्जैक्टली मैच करेगा, तो जिस पॉइंट पर इस तरीके से, जिन पॉइंट्स पर इस तरीके से ये अगर एग्जैक्टली मैच होगा, तो जिस पॉइंट पर इम्पल्स की वैल्यू मिल रही है उस पॉइंट पर ये साइनोसॉइडल वैल्यू जो है क्या हो जाएगी? इसका वैल्यू मल्टीप्लाई होकर के हमको एग्जैक्टली साइनोसॉइडल वैल्यू का जो एम्पलीट्यूड है वही एम्पलीट्यूड मिलेगा। जैसे मैं अभी अगर बोलूं तो ये 0 पॉइंट पर मान लीजिए एम्पलीट्यूड नंबर 1 है,
1 minute. Let me clear it. Now here, if at 0 value amplitude is 1, then at TS value the amplitude is 2, then at 2TS value amplitude is 3 and then 4. तो जैसा कि आप देख रहे हो कि साइनोसाइडल वेव में जो 1 नंबर एम्पलीट्यूड है दैट इज 0, तो 0 मल्टीप्लाइड विद दिस इम्पल्स विल बी 0. तो यहाँ पर ये पॉइंट पर वैल्यू क्या है, 0 है, 0 इंस्टेंट पर. फिर जब एम्पलीट्यूड 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इम्पल्स जो कि टीएस टाइम इंस्टेंट पर है, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी. वैसे ही 3 पॉइंट का जो एम्पलीट्यूड है जब वो 2TS के एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा तो फिर हमको ये वाली वैल्यू मिलेगी, दिस पॉइंट. नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि xt पर जो भी मैग्नीट्यूड्स हैं जब वो इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई होते हैं, और इम्पल्स ट्रेन का मैग्नीट्यूड जनरली 1 कंसिडर किया जाता है. एट instant TS the value is 1, at instant 2TS the value is 1, at instant 3TS the value is 1, and any other mid points there are 0 values. तो क्या होगा कि जब ये xt का प्रोडक्ट लेंगे डेल्टी के साथ में, तो इन मिड वैल्यूज पर, इन मिड इंस्टेंट्स पर, इन मिड टाइम इंस्टेंट्स पर वैल्यूज ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे, और ये 1 एम्पलीट्यूड साइनोसाइडल वेव के एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई होकर के, चूंकि आप 1 से किसी भी एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं तो एम्पलीट्यूड में किसी तरीके का चेंज नहीं आता, तो उन्हीं पर्टिकुलर इंस्टेंट्स पर वैल्यू मिलेगा जो कि फाइनली हमको इस तरीके से आउटपुट हमें मिलेगा. ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग, एंड इन दिस प्रोसेस the electronic circuitry is actually a multiplier circuit which has 2 inputs, xt, that is any signal which has to be sampled, और दूसरा है del t, और आउटपुट है yt, और yt का जो आउटपुट का हम मैथमेटिकल फंक्शन लिखें तो द सैम्पल्ड सिग्नल yt इज इक्वल टू xt डॉट या मल्टीप्लायर del t. जिन इंस्टेंट्स पर डेल्टा फंक्शन की वैल्यू 1 है उन्हीं इंस्टेंट पर साइनोसाइडल वेव की वैल्यू कॉपी हो जाएगी, और बाकी सारे इंस्टेंट्स पर वैल्यू 0 हो जाएंगे, और इस तरीके से रेगुलर इंटरवल पर हमें इस xt का वैल्यू जो है, जो कि पहले कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल था, अब वो डिस्क्रीट वैल्यू हमें मिलेगा. ठीक है, तो ये जो ts टाइम है, ts टाइम को बोलते हैं सैम्पलिंग इंटरवल टाइम पीरियड. TS इज नोन एज सैम्पलिंग इंटरवल टाइम पीरियड. और अगर आप 1/TS रेसिप्रोकल ऑफ TS निकालेंगे तो दैट विल बी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी. So the output of the multiplier is a discrete signal called sampled signal. These are the sampled signal, that is discrete time signal. Now this complete process is actually known as ideal sampling. Now we have to think about the sampling theorem. Sampling theorem क्या कहता है कि जो sampling frequency है, sampling frequency, here I am writing sampling frequency is equal to 1 divided by sampling interval. ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला है सैम्पलिंग इंटरवल. और अगर ts सैम्पलिंग इंटरवल है तो हम इसे f सबस्क्रिप्ट में होगा n, fn is equal to 1 divided by 1 divided by ts. यहां मैंने fn लिखा है. It can that is actually known as Nyquist. N indicates the Nyquist rate. This can be written as fs, sampling frequency.
तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई सैम्पलिंग इंटरवल इज इक्वल टू fs इज इक्वल टू 1 बाई ts। नाउ यहाँ इन डायग्राम्स में जो तीन हम वेवफॉर्म देख रहे हैं उसमें तीन कंडीशंस पर हैं। सबसे पहला है अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है 2 FM से। अब यहाँ पे FM क्या है वो मैं आपको बता दूं। ये रहा बैंड लिमिटेड सिग्नल का 1 बैंड, ठीक है। यहां ये 0 दैट इज द सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है और ये है दिस पॉइंट इज FM और यहां पर ये है -FM, ठीक है। तो यहां है FM और ये है -FM। तो टोटल जो बैंडविड्थ हो गया बैंड लिमिटेड सिग्नल का, वो टोटल बैंडविड्थ यहां से लेकर के फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट हैज बिकम 2 FM। तो ये एक बैंड लिमिटेड सिग्नल का एक बैंडविड्थ रेंज है। अब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी fs अगर ग्रेटर है, यहाँ पे ये ओमेगा एस माने 2 पाई fs, अगर आप f लेंगे यहाँ पर तो ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज फॉर fs, दिस फ्रीक्वेंसी इज फॉर fs, ठीक है। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया गया है और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी ली जाती है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, और वाई एक्सिस में हर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर उसका क्या एम्पलीट्यूड है वो लिया जाता है। अब चूंकि हम अलग अलग सैंपल्स कर रहे हैं तो यहां चूंकि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा वेव है उसका एक बैंड विड्थ जो है वो 0 से लेकर के FM पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए, 0 से लेके -FM नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए, तो टोटल बैंड विड्थ हो गया उसका 2 FM। अब अगर हम सैंपल्स करेंगे तो हमें ये दूसरा वेव जो हमें मिल रहा है ये भी यहाँ, इसके लिए ये यहां से लेके यहां तक ये FM है। तो अब ध्यान दीजिए, हम केवल पॉजिटिव साइड्स को अगर हम वेरीफाई करें तो 0 से लेकर के ये रहा एक FM और फिर यहाँ पे ये दूसरे सैंपल के लिए ये FM सेंटर फ्रीक्वेंसी से लेके यहाँ एक FM, तो टोटल हो गया 2 FM। जबकि जो FS है उसमें यहां से लेकर के यहां तक की फ्रीक्वेंसी और ऐड हो रही है। इट मींस दैट FS इज ग्रेटर देन 2 FM। तो जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होती है 2 FM से तो ओवर सैम्पलिंग कहलाता है, और ओवर सैम्पलिंग के केस में जो हर सैंपल के बीच में हमें गैप मिलते हैं, ये जो गैप बीच में मिल रहा है ये इस तरीके से हर सैंपल के बीच में हमको 2 फ्रीक्वेंसीज का गैप मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशन है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 FM। यहां देखिए ये रहा 0 पॉइंट, ये रहा 0 पॉइंट और यहां पर है FM। तो अब दिस इज FM, यहां है FM फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जो दूसरा वेव आएगा उसके लिए भी उसका सेंट्रल फ्रीक्वेंसी यहां पर है, दिस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर उसकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है। तो यहां से लेकर के या फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट FM एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट FM। सो ये हो गया टोटल 2 FM। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी कहां पे है, FS है। तो when FS is equal to 2 FM मतलब परफेक्ट सैम्पलिंग में कहीं कोई फ्रीक्वेंसी गैपिंग नहीं रह जाती और जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो फुल्ली यूटिलाइज होता है। तो इसमें 0 से लेकर के FM में हमें पहला सैंपल मिल रहा है, जबकि उसके बाद FM से लेकर के 2 FM में दूसरा सैंपल मिल रहा है। तो इस तरीके से परफेक्ट सैम्पलिंग का कंडीशन है FS इज इक्वल टू 2 FM। जबकि लास्ट वाला देखिए FS इज लेस देन 2 FM। FS माने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी,
अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी छोटा है माने टाइम इंटरवल बड़ा है, माने जो सैंपल्स है उन दोनों के बीच का टाइम गैपिंग ज्यादा है। ठीक है, तो जब टाइम गैपिंग ज्यादा होगा माने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी छोटी होगी, तो उस समय क्या होगा, ओमेगा एस जो कि यहां से 0 से लेकर के ये यहां तक का ये एफएस है, अगर ये 2 FM से कम है तो आप ध्यान से देखिए, ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में ओवरलैपिंग हो रही है, माने कि पहला सैंपल और दूसरा सैंपल क्या हो जाएगा, एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा और डिस्टॉर्ट हो जाएगा। एंड दिस इज नॉट डिजायर्ड, दिस इज कंप्लीटली अवॉइड, दिस शुड बी अवॉइडेड, ये इट शुड बी अवॉइडेड। तो इसीलिए सैम्पलिंग थ्योरम कहता है कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी fs ये या तो बराबर होना है 2 FM के या फिर ग्रेटर होना है 2 FM के। अगर fs लेसर देन 2 FM होता है तो इस तरीके से हर दो सैम्पलिंग का मीन्स ये पहला अगर सैंपल है, अगर ये पहला सैंपल है तो इसके जो हायर फ्रीक्वेंसी के जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो दूसरे सैंपल के लोअर फ्रीक्वेंसी के एम्पलीट्यूड से डिस्टॉर्ट हो जाएंगे और ये हो जाएगा सिग्नल डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, सिग्नल डिस्टॉर्शन कहलाएगा और यहाँ का जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो डिस्टॉर्शन फुल हो जाएगा। तो हम डिस्टॉर्शन लेस सैम्पलिंग अगर हमको चाहिए तो हमें सैम्पलिंग थ्योरम एज इट इज फॉलो करना है, जो कहता है कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 FM। So this was the explanation of sampling theorem. Now types of sampling. Types of sampling, there are 3 types: natural sampling, flat top sampling, ideal sampling. Ideal sampling is also known as impulse sampling, and ideal sampling already I have explained you in this diagram. Here I have already explained you ideal sampling. This the process in which ideally all the time instants of the analog signals are taken out by multiplying it with a delta function. तो डेल्टा फंक्शन के हर ts इंस्टेंट पर, हर नेक्स्ट टाइम इंटरवल पर xt का जो मैग्नीट्यूड है वो इम्पल्स मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होकर के xt का रेप्लिका डिस्क्रीट फॉर्म में प्रोवाइड करता है। सो दिस इज द आइडियल केस विच इज ऑल्सो नोन एज आइडियल सैम्पलिंग और इम्पल्स सैम्पलिंग। Now we have to understand natural sampling and flat top sampling in detail. So let us look natural sampling. Natural sampling में हम impulse train की जगह पे हम pulse train लेते हैं. What is the difference between impulse train and pulse train? Here this is the waveform of pulse train. Pulse train में pulse की width होती है. This is the width, this is the pulse width. ये 0 इंस्टेंट पर मैग्नीट्यूड नहीं देता या 0 टाइम इंटरवल पर मैग्नीट्यूड नहीं देता, ये टाइम का एक इंटरवल, टोटल इंटरवल, ये जिसको हम कहते हैं पल्स विड्थ, इस टोटल ड्यूरेशन में इस पल्स का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो जब हम इम्पल्स को रिप्लेस करते हैं पल्स माने जिसका ड्यूटी ऑन टाइम विजिबल है, जिसका ड्यूटी ऑन टाइम एक सर्टेन वैल्यू है, तो उसे हम कहते हैं पल्स ट्रेन। और मैथमेटिकली पल्स ट्रेन को इस तरीके से समेशन ऑफ पल्स ट्रेन p विच इज अ फंक्शन ऑफ t माइनस एन टी, वहां पे कैपिटल T जो है ये है टाइम इंटरवल और n जो है नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 लाइक दैट। ठीक है, तो यहां हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि t x एक्सिस पर लिया गया है और y एक्सिस पर पल्स ट्रेन लिया गया है। और जब इस पल्स ट्रेन को मल्टीप्लाई किया जाता है, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लायर, तो जब एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस सिग्नल xt को मल्टीप्लाई किया जाएगा पल्स ट्रेन के साथ में, इस पल्स ट्रेन के साथ में मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो चूंकि एक पर्टिकुलर टाइम विड्थ पर
मैग्नीट्यूड पल्स ट्रेन का 1 है तो उस ड्यूरेशन पर जो भी एनालॉग सिग्नल का मैग्नीट्यूड होगा वो चूंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू में चेंज नहीं आती, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जैसे हम अगर इस लीस्ट मोस्ट वैल्यूज से हम यहाँ से यहाँ स्टार्ट करें तो इस पर्टिकुलर वैल्यू जब ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर इससे, तो ये आपको इस तरीके से ये पल्स मिलेगी। जो जो इसमें इंक्रीमेंट है उस विड्थ में, वो इंक्रीमेंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि नेचुरल सैम्पलिंग में एनालॉग सिग्नल को मल्टीप्लाई किया जाता है पल्स ट्रेन से। चूंकि पल्स ट्रेन का पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर वैल्यू 1 है, तो उस पल्स विड्थ के लिए हमें एनालॉग सिग्नल एज इट इज मिलेंगे, जिसमें देखिए ये जो विड्थ है ये बिल्कुल एज इट इज, जो उसका राइजिंग वैल्यू था ये यहाँ पे ऐसा राइजिंग वैल्यू है, तो ये यहाँ पे इसका राइजिंग वैल्यू, ये यहाँ से ये डिकेइंग वैल्यू है, तो ये यहाँ पर डिकेइंग वैल्यू, ये डिकेइंग वैल्यू, जो भी इसका एक्सटी एनालॉग सिग्नल का वैल्यू मैग्नीट्यूड है वो एज इट इज मल्टीप्लाई होगा पल्स ट्रेन से जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और एज इट इज मिलेगा। तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होने पर हमें आउटपुट जो मिलेगा वो सैंपल्ड फॉर्म में मिलेगा, बट वो सैंपलिंग जो है इसमें इसकी एक विड्थ होगी, हर सैंपल की विड्थ होगी। इम्पल्स सैंपलिंग में या आइडियल सैंपलिंग में इम्पल्स की कोई विड्थ नहीं थी, वो केवल पर्टिकुलर इंस्टेंट्स पर वैल्यू मिलते थे, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर वैल्यूज मिल रहे हैं। यहाँ मैथमेटिकली शो किया है yt इज इक्वल टू xt इंटू पल्स ट्रेन। पल्स ट्रेन को इंडिकेट किया है pt से, जिसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है समेशन ऑफ n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। मीन्स ये जो पल्स ट्रेन है ये एक इन्फिनाइट सीरीज है जिसमें हर t कैपिटल T टाइम इंटरवल पर क्या मिल रहे हैं, हमें पल्सेस मिल रहे हैं जिसका विड्थ है ये पल्स विड्थ, इसको हम कहते हैं पल्स विड्थ। ओके, नाउ लास्ट इज फ्लैट टॉप सैंपलिंग। फ्लैट टॉप सैंपलिंग में एज द नेम इंडिकेट्स द टॉप सरफेस ऑफ द फ्लैट सैंपल इज फ्लैटेंड। नेचुरल सैंपलिंग में आपने देखा था, नेचुरल सैंपलिंग में ये जो सरफेस था हर सैंपल का वो रेप्लिका था साइनोसॉइडल वेव का। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन नॉइज इज इंट्रोड्यूस्ड एट द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन पल्स। सो अगर हम एज इट इज एनालॉग सिग्नल का मल्टीप्लीकेशन करते हैं पल्स ट्रेन से, तो जो नॉइज है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है पल्सेस के टॉप वैल्यूज से। So at the top of the transmission pulse, which can be easily removed if the pulse is in the form of flat top. अगर ये जो सैंपल्स है इनके टॉप्स को अगर हम क्या करते हैं, फ्लैट कर दें, तो नॉइज रिडक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, इसीलिए फ्लैट टॉप सैंपलिंग की जाती है। मेथड वही है, एनालॉग सिग्नल को मल्टीप्लाई करना है, दिस इज द एनालॉग सिग्नल, इसे मल्टीप्लाई करना है पल्स ट्रेन से, बट इस मल्टीप्लायर सर्किटरी के साथ में वन मोर सर्किटरी विच इज नोन एज सैंपल एंड होल्ड सर्किट। सैंपल एंड होल्ड सर्किट मीन्स जैसे ही इस ट्रेन का मैग्नीट्यूड यहाँ पर आया, इसने सैंपलिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन मैग्नीट्यूड इसी पॉइंट पर होल्ड हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर ये सैंपलिंग यहां से स्टार्ट हुआ तो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए सैंपलिंग स्टार्ट हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है साइनोसॉइडल सिग्नल के मैग्नीट्यूड की तरह राइजिंग ना होकर के वो इस पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड है ये होल्ड हो जाएगा। होल्ड हो जाएगा माने उस कांस्टेंट हो जाएगा, और हमको इस तरीके से उस पर्टिकुलर पल्स विड्थ के लिए, इस पर्टिकुलर पल्स विड्थ के लिए हमें इस साइनोसॉइडल वेव का मैग्नीट्यूड तो मिलेगा, बट वो हमें इस तरीके से फ्लैट टॉप के फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ सिर्फ डिफरेंस है फ्लैट टॉप सैंपलिंग और नेचुरल सैंपलिंग में कि वही पल्स ट्रेन हम यूज करते हैं, लेकिन उस पल्स ट्रेन के साथ में हम सैंपल एंड होल्ड सर्किट भी यूज करेंगे, जिससे कि आउटपुट सिग्नल, द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल is having now the flat top and there will be a noise reduction. Now last is Nyquist rate. What is Nyquist rate?
that is the selection of sampling frequency should be equal to 2 FM. ये मिनिमम सैम्पलिंग रेट है, नाइक्विस्ट रेट वो मिनिमम सैम्पलिंग रेट जिसमें सिग्नल को हम रिकवर कर सकते हैं उसके सैंपल से वापस से ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल में। अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली 2 FM के बराबर होती है तो हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से एनालॉग सिग्नल एग्जैक्टली रिकवर कर सकते हैं और इसीलिए उस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को नाइक्विस्ट रेट FN से इंडिकेट किया जाता है। FN इज इक्वल टू 2 FM हर्ट्ज और नाइक्विस्ट इंटरवल को कहते हैं 1/FN, इट इज इक्वल टू 1/2 FM सेकेंड्स। सो ये है 1/FN है नाइक्विस्ट इंटरवल और FN है नाइक्विस्ट रेट। नाइक्विस्ट रेट माने वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जिसमें कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है 2 FM, FM मीन्स बैंड लिमिटेड सिग्नल का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो इसके जब डबल के एग्जैक्टली इक्वल होगा तब हम डिस्क्रीट सिग्नल से वापस से एनालॉग सिग्नल रिकवर कर सकते हैं। दैट इज द कंडीशन that is known as Nyquist theorem. At last, after completion of 3 lectures, the students must be able to answer these 3 questions. So try to solve these questions.